नमस्कार। ड्रीम बेल में आपका स्वागत है। आज की रात मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपको शांति की दुनिया में ले जाएगी। अपने सिर के नीचे तकिया ठीक कर लीजिए, आराम से लेट जाइए और अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। आज की कहानी है ठंड का कहर और उन खामोश पलों की जो हमें सुकून देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रामपुर गांव के आसमान पर धुंध की मोटी चादर बिछ गई थी। अक्टूबर का महीना खत्म हो रहा था और नवंबर की ठंडी हवाएं दस्तक देने लगी थी। गांव के बुजुर्ग कह रहे थे कि इस बार सर्दी जल्दी आएगी और बहुत तेज होगी। उनकी बातें सच साबित होने लगी थी। रामपुर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में बसा एक साधारण गांव था। यहां लगभग 150 घर थे और हर घर में खेती किसानी करने वाले लोग रहते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था जहां शाम को लोग इकट्ठा होते थे। पास में ही रामलाल की छोटी सी दुकान थी जो सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुलती थी। बुधराम काका गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। 80 साल की उम्र में भी वे हर सुबह अपने खेतों का चक्कर लगाने जाते थे। उस सुबह जब वे अपनी लाठी टेकते हुए खेत की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उनकी पुरानी हड्डियां सर्दी की आहट पहले ही भांप लेती थीं। राधे और राधे, बुधराम काका ने अपने पोते को आवाज दी जो अभी सो रहा था। उठ जा बेटा, आज से कंबल निकाल ले, ठंड आ गई है। राधे ने करवट बदली। उसे अभी नींद आ रही थी, लेकिन दादा की आवाज में जो गंभीरता थी वो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वो उठा और खिड़की से बाहर झांका। सचमुच हवा में एक सर्द झोंका था। पेड़ों की पत्तियां तेजी से हिल रही थीं। गांव की महिलाएं भी इस बदलाव को समझ गई थीं। रामकली बाई अपने घर की छत पर चढ़ी और पुराने संदूक से रजाइयां निकालने लगी। पूरे साल ये रजाइयां नेप्थलीन की गोलियों के साथ बंद रहती थीं। अब इन्हें धूप में सुखाना था, धोना था और फिर इस्तेमाल के लिए तैयार करना था। सुनीता, आज बाजार जाना होगा, रामकली बाई ने अपनी बहू को आवाज दी। राधे के लिए एक नया स्वेटर लेना है, पिछले साल वाला छोटा हो गया है। सुनीता रसोई में चाय बना रही थी। उसने सिर हिलाया। उसे भी अपने बेटे गोलू के लिए गर्म कपड़े खरीदने थे। पिछली सर्दी में गोलू को बुखार हो गया था और डॉक्टर ने कहा था कि बच्चे को ठंड से बचाकर रखना होगा। अगले कुछ दिनों में पूरा गांव सर्दी की तैयारी में जुट गया। हर घर से रजाइयों को निकालकर धूप में डालने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ घरों में पुरानी रजाइयों की रुई खुलवाकर धुनाई का काम चल रहा था। गांव के पास वाले कस्बे से धुनिया आता था जो पुरानी रजाइयों को नया बना देता था। रामू धुनिया आया है, गांव में खबर फैल गई। रामू धुनिया एक बूढ़ा आदमी था जो अपने हाथों से रुई धुनने का काम करता था। उसके हाथों में वो पुराना लकड़ी का औजार था जिससे वो रुई को फुलाता था। टन 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 की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। बच्चे रामू धुनिया के आसपास खड़े होकर ये नजारा देखते रहते थे कि कैसे सख्त और दबी हुई रुई फिर से फूलकर नरम हो जाती है। काका, मेरी रजाई कब तैयार होगी? छोटू ने पूछा। कल तक बेटा, तेरी रजाई तो बहुत अच्छी होगी, देखना इसमें तू सर्दी में आराम से सोएगा, रामू धुनिया ने मुस्कुराते हुए कहा। रामलाल की दुकान पर भीड़ बढ़ गई थी। लोग गर्म कपड़े, स्वेटर, मफलर, टोपी, मोजे खरीदने आ रहे थे। रामलाल ने इस साल पहले से ही अच्छा स्टॉक रख लिया था। उसे पता था कि सर्दी शुरू होते ही मांग बढ़ जाती है। भैया, ये स्वेटर कितने का है? एक महिला ने पूछा। 300 रुपए का है, देखो कितना मोटा है, इसमें तो बड़ी ठंड भी नहीं लगेगी, रामलाल ने जवाब दिया। कस्बे में हर शनिवार को बाजार लगता था। इस बार सर्दी की वजह से बाजार में खास रौनक थी। रजाई, कंबल की दुकानें, ऊनी कपड़ों की दुकानें, जूतों की दुकानें सब खचाखच भरी थीं। गांव से कई परिवार अपनी बैलगाड़ियों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर बाजार पहुंचे थे। सुनीता अपनी सास और बेटे के साथ बाजार गई थी। उसने गोलू के लिए 2 जोड़ी ऊनी कपड़े लिए, एक लाल रंग का स्वेटर, एक नीली जैकेट, 2 जोड़ी मोजे और एक टोपी। गोलू खुशी से उछल रहा था। उसे नए कपड़े बहुत पसंद आए थे।
माँ मैं अभी पहनूं? गोलू ने जिद की। अभी नहीं बेटा, घर चलकर, अभी तो इतनी ठंड भी नहीं है, सुनीता ने समझाया। रामकली बाई ने अपने लिए एक मोटा शॉल खरीदा और घर के लिए 2 नई रजाइयां। पुरानी रजाइयां अब फट गई थीं और उनकी रुई भी बाहर निकलने लगी थी। नई रजाइयों पर रंग बिरंगे फूलों के डिजाइन थे जो बहुत सुंदर लग रहे थे। इस बार तो खर्चा ज्यादा हो गया, रामकली बाई ने सुनीता से कहा, लेकिन क्या करें, सर्दी में ये सब जरूरी है, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। नवंबर के आखिरी हफ्ते तक ठंड ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। सुबह और शाम की ठंड इतनी बढ़ गई थी कि लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। गांव में धुंध इतनी घनी हो गई थी कि 10 कदम दूर भी कुछ नहीं दिखता था। बुधराम काका अपने घर के आंगन में धूप सेक रहे थे। उनके शरीर पर मोटा कंबल लिपटा था। उनकी पत्नी गोमती देवी अंदर रसोई में अलाव जलाकर बैठी थी। ठंड इतनी थी कि हड्डियों में दर्द हो रहा था। इस बार की सर्दी तो बहुत कड़ाके की है, बुधराम काका ने कहा। मुझे याद है जब मैं जवान था तब भी ऐसी ठंड पड़ी थी। उस साल गांव के तालाब में बर्फ जम गई थी। गांव के स्कूल में भी सर्दी का असर दिखने लगा था। बच्चे स्वेटर, जैकेट, टोपी पहनकर आते थे। कुछ बच्चों ने तो अपने हाथों में दस्ताने भी पहन रखे थे। मास्टर जी ने क्लास के अंदर एक बड़ा अंगीठी रख दिया था जिसमें कोयला जल रहा था। बच्चे उसके आसपास बैठकर पढ़ाई करते थे। सर, मुझे बहुत ठंड लग रही है, छोटू ने अपने टीचर से कहा। आओ बेटा, अंगीठी के पास बैठ जाओ, लेकिन ध्यान रहे बहुत पास मत जाना, जल जाओगे, मास्टर राम प्रसाद ने समझाया। स्कूल की छुट्टी का समय भी बदल गया था। पहले 4 बजे छुट्टी होती थी, अब 3 बजे ही बच्चों को घर भेज दिया जाता था। शाम जल्दी होने लगी थी और अंधेरा 4 बजते बजते ही घिर जाता था। गांव के खेतों में काम करने वाले किसान भी अब जल्दी घर लौट आते थे। दिन छोटे हो गए थे और रातें लंबी। सूरज देर से निकलता था और जल्दी छिप जाता था। सुबह 8 बजे तक भी धुंध छटती नहीं थी। राधे, आज खेत में ज्यादा देर मत करना, शाम होते ही वापस आ जाना, बुधराम काका ने अपने पोते को समझाया। अंधेरा होते ही जंगली जानवर निकल आते हैं। राधे ने सिर हिलाया। पिछले हफ्ते गांव के पास ही एक लोमड़ी देखी गई थी। सर्दी में जानवर भूखे हो जाते हैं और गांव की तरफ आ जाते हैं। कुत्तों, बिल्लियों और मुर्गियों को वे अपना शिकार बनाते हैं। दिसंबर आते आते गांव की जीवन शैली पूरी तरह बदल गई थी। अब लोग रात को जल्दी खाना खाकर सो जाते थे। पहले जहां 10-11 बजे तक लोग जागते रहते थे, अब 8-9 बजे तक सभी अपने घरों में घुस जाते थे। रामलाल की दुकान भी अब रात 8 बजे तक ही खुलती थी। पहले वो 9, साढ़े 9 बजे तक खुली रहती थी, लेकिन अब इतनी ठंड थी कि कोई बाहर नहीं निकलता था। दुकान पर भी ग्राहक कम आने लगे थे। भाई, आज बहुत कम बिक्री हुई, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा। सर्दी में लोग घरों में बंद हो जाते हैं, जरूरत का सामान भी महीने की शुरुआत में ही खरीद लेते हैं। गांव की गलियों में अब शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। पहले जहां बच्चे शाम को बाहर खेलते थे, अब वे घरों के अंदर रहते थे। औरतें भी अब देर शाम पड़ोसी के घर बात करने नहीं जाती थीं। ठंड इतनी थी कि हर कोई अपनी रजाई में दुबक कर रहना चाहता था। सुनीता शाम को जल्दी खाना बना लेती थी। रोटी, दाल, सब्जी और अचार। खाना खाने के बाद पूरा परिवार एक ही कमरे में इकट्ठा होता था, जहां अंगीठी जल रही होती थी। बुधराम काका कहानियां सुनाते थे। गोमती देवी अपने हाथों से स्वेटर बुनती रहती थी। गोलू दादा दादी के पास बैठकर उनकी कहानियां सुनता था। दादाजी, मुझे भूतों की कहानी सुनाओ, गोलू ने कहा। अरे नहीं बेटा, रात को भूतों की कहानी मत सुनो, सपने में डर लगेगा, गोमती देवी ने टोका। ठीक है, तो मैं तुम्हें राजा रानी की कहानी सुनाता हूँ, बुधराम काका ने कहानी शुरू की। रातें वाकई बहुत लंबी हो गई थी। शाम 6 बजे अंधेरा हो जाता था और सुबह 7 बजे तक अंधेरा रहता था। कुल मिलाकर 13-14 घंटे की रात होती थी। इतनी लंबी रातों में लोग ज्यादा सोते थे। कुछ लोग रात को बीच में उठकर पानी पीते थे और फिर सो जाते थे। गांव का जीवन जैसे धीमी गति में चल रहा था। खेतों में काम कम हो गया था क्योंकि ज्यादातर फसलें अब बोई जा चुकी थीं।
रबी की फसल बोकर किसान अब इंतजार कर रहे थे। कुछ काम जैसे सिंचाई और खरपतवार निकालना जरूरी था, लेकिन वो भी दिन की गर्मी में किया जाता था। बाजार में भी अब भीड़ कम दिखती थी। लोग हफ्ते में एक बार ही बाजार जाते थे और जरूरत का सारा सामान एक साथ खरीद लाते थे। किसी को बार बार बाहर निकलना पसंद नहीं था। ठंड के साथ साथ बीमारियों का मौसम भी आ गया था। गांव के छोटे छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा सर्दी जुकाम हो रहा था। डॉक्टर रमेश शर्मा का क्लिनिक मरीजों से भरा रहता था। डॉक्टर साहब, गोलू को बुखार है और खांसी भी हो रही है, सुनीता परेशान होकर बोली। डॉक्टर ने गोलू को चेक किया। इसे सर्दी लग गई है, मैं दवाई देता हूं, 3 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, इसे ठंड से बचा कर रखना, बाहर मत जाने देना। गांव में कई बच्चों को निमोनिया हो गया था। ये बीमारी सर्दी में खतरनाक होती है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। रामू के 3 साल के बेटे को निमोनिया हो गया था और उसे शहर के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। सर्दी में बहुत सावधान रहना पड़ता है, बुधराम काका ने गांव वालों से कहा। बच्चों को हमेशा गर्म कपड़े पहना कर रखो, नहाते समय गुनगुने पानी का इस्तेमाल करो और सबसे जरूरी, बच्चों को बाहर की ठंडी हवा में मत ले जाओ। बुजुर्गों को भी सर्दी में दिक्कत होती थी, उनके जोड़ों में दर्द बढ़ जाता था। गोमती देवी के घुटनों में इतना दर्द था कि वे चल नहीं पा रही थीं। डॉक्टर ने उन्हें दर्द की दवाई दी और कहा कि गर्म पानी से सिकाई करें। सर्दी में हड्डियों का दर्द बढ़ जाता है, इसलिए खुद को गर्म रखना बहुत जरूरी है। गर्म पानी से नहाएं, गर्म कपड़े पहने और ठंडी जमीन पर न बैठें। गांव में कुछ लोगों को अस्थमा की समस्या थी। सर्दी में उनकी तकलीफ और बढ़ जाती थी। रात को खांसी इतनी आती थी कि नींद नहीं आती थी। उन्हें इनहेलर का इस्तेमाल करना पड़ता था। सर्दी के मौसम में त्वचा भी रूखी हो जाती थी। महिलाओं के हाथ पैर फट जाते थे। इसके लिए वे घरेलू नुस्खे अपनाती थीं। मलाई, शहद, बेसन का उबटन लगाती थीं। कुछ लोग सरसों के तेल की मालिश भी करते थे। माँ, मेरे होंठ फट गए हैं, गोलू ने शिकायत की। आओ बेटा, मैं घी लगा देती हूँ और बार बार होंठ चाटना मत और फटेंगे, सुनीता ने समझाया। सर्दी के मौसम में गांव में एक और समस्या बढ़ गई थी, चोरी। लंबी रातें और घना अंधेरा चोरों के लिए अनुकूल समय था। लोग रात को जल्दी सो जाते थे और चोरों को मौका मिल जाता था। रामलाल भाई, सुना, परसों रात को मुन्ना के घर चोरी हो गई, एक व्यक्ति ने दुकान पर बताया। हाँ, मुझे पता है, उसकी बकरियां चुरा ले गए। 2 बकरियां थीं, दोनों गायब, रामलाल ने जवाब दिया। गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी थीं। कहीं बकरियां चोरी हो जाती थीं, कहीं मुर्गियां। कुछ घरों में ताला तोड़कर चोर घुस गए और पैसे, गहने और कपड़े चुरा ले गए। लोगों में डर फैल गया था। हमें पहरा देना होगा। प्रधान राम सेवक ने एक बैठक बुलाई। हर रात 3-4 लोग गांव में गश्त करेंगे। जो भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे उसे रोकेंगे। गांव वालों ने मिलकर फैसला लिया कि रात को पहरेदारी की जाएगी। हर घर से बारी बारी से एक आदमी रात को जागकर पहरा देगा। उन्होंने लाठियां, डंडे और मशालें अपने साथ रखीं। पहली रात राधे और 3 अन्य युवकों की बारी थी। वे रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक गांव की गलियों में घूमते रहे। ठंड इतनी थी कि उनके हाथ पैर जम गए थे। उन्होंने आग जलाकर उसके पास बैठने का फैसला किया, लेकिन आग के पास बैठे रहने से पहरा नहीं हो सकता था। हमें घूमते रहना होगा, राधे ने कहा, वरना चोर मौका पा जाएंगे। दूसरी रात को वाकई एक संदिग्ध व्यक्ति गांव में दिखा। वो चेहरा ढककर गली में जा रहा था। पहरेदारों ने उसे रोका। कौन हो तुम? इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? राधे ने पूछा। वो व्यक्ति भागने लगा। पहरेदारों ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। उसके पास एक थैला था जिसमें औजार थे, चिमटी, हथौड़ा, पेचकस। तुम चोर हो? एक पहरेदार चिल्लाया। उन्होंने उसे प्रधान के पास ले गए। अगली सुबह पुलिस को बुलाया गया और चोर को पकड़वा दिया गया। पूछताछ में पता चला कि वो अकेला नहीं था। उसके 2 और साथी थे जो पास के गांवों में चोरी कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें भी पकड़ लिया। इस घटना के बाद गांव वालों का हौसला बढ़ गया।
उन्होंने पहरेदारी जारी रखी। धीरे धीरे चोरी की घटनाएं कम हो गईं, लेकिन फिर भी लोग सावधान रहते थे। शाम ढलते ही सब अपने घरों में बंद हो जाते थे और दरवाजों पर मजबूत ताले लगा लेते थे। चोरी के अलावा एक और खतरा था, जंगली जानवर। गांव के पास जंगल था जहां लोमड़ियां, भेड़िए और कभी कभार तेंदुए भी दिख जाते थे। सर्दी में इन जानवरों को खाना मिलना मुश्किल हो जाता था, इसलिए वे गांव की तरफ आने लगते थे। कल रात लोमड़ी आई थी, मेरी 2 मुर्गियां मार दी, मुन्ना परेशान होकर बोला। हाँ, मेरे घर भी आई थी, लेकिन हमारा कुत्ता भौंकने लगा तो भाग गई, दूसरे व्यक्ति ने बताया। लोमड़ियां तो फिर भी कम खतरनाक थीं, असली खतरा भेड़ियों से था। एक रात एक भेड़िया गांव में घुस आया और एक बकरी को उठाकर ले गया। बकरी के मालिक सुखराम को सुबह जब पता चला तो वो बहुत परेशान हो गया। मैंने रात को आवाज सुनी थी, सुखराम ने बताया, लेकिन मुझे लगा कोई कुत्ता होगा। अगर मुझे पता होता कि भेड़िया है तो मैं बाहर आता। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि रात को सभी अपने जानवरों को घर के अंदर बांध कर रखेंगे। जिनके पास बड़े आंगन नहीं थे, वे अपने जानवरों को घर के एक कमरे में ही रखने लगे। भले ही बदबू आती थी, लेकिन जानवरों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी थी। बुधराम काका ने अपनी 3 गायों को रात में घर के पिछवाड़े वाले कमरे में बांध दिया। ये जानवर हमारी संपत्ति हैं, उन्होंने कहा, इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। एक रात राधे देर से घर लौट रहा था। उसे खेत से आने में देर हो गई थी। अचानक उसने झाड़ियों में कुछ हलचल सुनी। वो रुक गया। उसके हाथ में लाठी थी। उसने सावधानी से आगे देखा तो उसे 2 चमकती हुई आंखें दिखीं। कौन है वहां? राधे ने डरते हुए पूछा। जवाब में गुर्राहट आई। राधे का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कोई जंगली जानवर था। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जानवर भी आगे बढ़ने लगा। राधे ने जोर से चिल्लाया और अपनी लाठी जमीन पर पटकी। शोर सुनकर वो जानवर भाग गया। राधे भागता हुआ घर पहुंचा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। दादाजी, जंगल में कोई जानवर था, शायद लोमड़ी या भेड़िया। तुमने अच्छा किया जो शोर मचाया, बुधराम काका ने कहा। जंगली जानवर शोर से डरते हैं, लेकिन अब से सूरज डूबने से पहले घर आ जाया करो। इस घटना के बाद गांव के सभी लोग और सावधान हो गए। शाम ढलते ही सब अपने घरों में चले जाते थे। जो लोग पहरेदारी करते थे वे मशाले और डंडे लेकर जाते थे। उन्होंने ये भी फैसला किया कि अगर कोई जंगली जानवर दिखे तो सभी मिलकर शोर मचाएंगे और उसे भगा देंगे। कुछ हफ्ते बाद एक बड़ी घटना हुई। रात को करीब 12 बजे एक तेंदुआ गांव में घुस आया। पहरेदारों ने उसे देख लिया। उन्होंने जोर जोर से थालियां बजाईं और चिल्लाने लगे। सारा गांव जाग गया। लोग अपने अपने घरों से बाहर आए। मशालों की रोशनी में तेंदुए को देखकर सब डर गए। सावधान रहो, ये तेंदुआ है, प्रधान राम सेवक ने चिल्लाकर कहा। तेंदुआ घबरा गया था। इतने सारे लोगों को देखकर और शोर सुनकर वो भागने लगा, लेकिन वो गलत दिशा में भाग गया और एक घर के आंगन में फंस गया। अब स्थिति और खतरनाक हो गई थी। फंसा हुआ जानवर ज्यादा खतरनाक होता है। किसी को अंदर मत जाने दो, एक बुजुर्ग ने कहा। हमें वन विभाग को बुलाना होगा। राधे मोटरसाइकिल पर बैठकर कस्बे की तरफ भागा। वहां वन विभाग का दफ्तर था। उसने वन अधिकारी को फोन किया और पूरी बात बताई। अधिकारी ने कहा कि वे सुबह आएंगे और तेंदुए को पकड़ने की व्यवस्था करेंगे। रात भर गांव वाले जागते रहे। उस आंगन के आसपास लोग घेरा बनाकर खड़े रहे ताकि तेंदुआ बाहर न निकल सके। सुबह 6 बजे वन विभाग की टीम आई। उनके पास जाल और बेहोश करने के इंजेक्शन थे। डॉक्टर ने बड़ी सावधानी से तेंदुए को बेहोश किया, फिर उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। हम इसे गहरे जंगल में छोड़ देंगे, वन अधिकारी ने बताया, लेकिन आप लोग सावधान रहें। सर्दी में जानवर भूखे होते हैं और गांव की तरफ आ जाते हैं। सर्दी के मौसम में गांव की दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई थी। सबसे ज्यादा फर्क दुकानों के समय में दिखता था। रामलाल की किराने की दुकान, जो गर्मियों में रात 10 बजे तक खुलती थी, अब शाम 7 बजे ही बंद हो जाती थी। भैया, अभी 7 ही बजे हैं, मुझे चीनी चाहिए, एक महिला ने रामलाल से कहा। बहन जी, आज नहीं हो सकता, इतनी ठंड है कि बैठा नहीं जाता, कल सुबह आ जाना, रामलाल ने माफी मांगते हुए कहा। सिर्फ रामलाल ही नहीं, गांव के सभी दुकानदार अब जल्दी अपनी दुकानें बंद करने लगे थे।
चाय की दुकान, कपड़े की दुकान, सब्जी बेचने वाले सभी शाम होते होते अपना काम समेट लेते थे। ग्राहक भी कम आते थे क्योंकि कोई ठंड में बाहर नहीं निकलना चाहता था। गांव का छोटा सा बाजार जो सुबह 8 बजे लगता था, अब 9 बजे लगने लगा। सुबह की धुंध इतनी घनी होती थी कि 8 बजे तक कुछ दिखता ही नहीं था। सब्जी बेचने वाले ठंड में ठिठुरते हुए अपना सामान बेचते थे। भैया, टमाटर कितने के हैं? सुनीता ने पूछा। 30 रुपए किलो बहन जी, सर्दी में टमाटर महंगे हो गए हैं, सब्जी वाले ने जवाब दिया। सर्दी में कुछ सब्जियां महंगी हो जाती थीं तो कुछ सस्ती। हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ अच्छी मात्रा में आती थीं, लेकिन टमाटर, बैंगन, भिंडी जैसी सब्जियां कम आती थीं और महंगी होती थीं। गांव में एक हलवाई की दुकान थी जहां गरम गरम समोसे, कचौड़ी, जलेबी बनती थी। सर्दी में वहां की बिक्री बढ़ गई थी। लोग सुबह सुबह गरम गरम समोसे खाना पसंद करते थे। हरीश, 2 प्लेट समोसे देना, एक आदमी ने ऑर्डर दिया। बस 2 मिनट, अभी गरम गरम तैयार हो रहे हैं, हलवाई हरीश ने जवाब दिया। लेकिन हरीश की दुकान भी अब शाम 6 बजे बंद हो जाती थी। पहले वो रात 8 बजे तक खुली रहती थी। इतनी ठंड में कौन बाहर आएगा, हरीश ने कहा, इसलिए मैं भी जल्दी बंद कर देता हूँ। गांव का आटा चक्की भी अब सीमित घंटों में ही चलती थी। पहले सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक चलती थी, अब सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। चक्की चलाने वाला शंकर बहुत बूढ़ा हो गया था और ठंड में उससे ज्यादा देर काम नहीं हो पाता था। काकी, मेरा आटा कब तक तैयार होगा? रामकलीबाई ने पूछा। 1 घंटे में तैयार हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना शाम 5 बजे तक आ जाना, उसके बाद मैं चक्की बंद कर दूंगा, शंकर ने कहा। गांव के लोगों को अब अपने काम की योजना पहले से बनानी पड़ती थी। सब जानते थे कि दुकानें जल्दी बंद हो जाएंगी, इसलिए वे दिन में ही अपना जरूरी सामान खरीद लेते थे। अगर किसी को शाम को कुछ चाहिए होता तो उसे परेशानी होती थी। एक बार गोलू को रात को बुखार हो गया। सुनीता को दवाई खरीदनी थी, लेकिन दुकानें बंद हो चुकी थीं। उसे पड़ोस में जाकर दवाई मांगनी पड़ी। सर्दी में यही दिक्कत है, सुनीता ने सोचा, सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है। सर्दी का मौसम अपने साथ खास व्यंजनों का मौसम भी लाता था। गांव की हर रसोई से अलग अलग पकवानों की खुशबू आती थी। ये वो समय था जब लोग अपने पसंदीदा गर्म और स्वादिष्ट खाने बनाते थे। गोमती देवी अपनी रसोई में गाजर का हलवा बना रही थी। ताजा लाल गाजर को कद्दूकस किया, फिर घी में भूना और दूध में पकाया। इलायची और काजू किशमिश डालकर जब हलवा तैयार हुआ तो पूरे घर में मीठी खुशबू फैल गई। वाह दादी, क्या खुशबू आ रही है, गोलू रसोई में आकर बोला। ये गाजर का हलवा है बेटा, सर्दी का सबसे अच्छा मीठा। इसे खाने से शरीर को गर्मी मिलती है, गोमती देवी ने समझाया। अगले दिन सुनीता ने मटर की कचौड़ी बनाने का फैसला किया। ताजा मटर बाजार से आई थी। उसने मटर को उबालकर मसाला डाला और आटे में भरकर कचौड़ियां बनाई। गर्म गर्म कचौड़ियों के साथ इमली की चटनी और दही सर्दी की सुबह का बेहतरीन नाश्ता। माँ, और एक कचौड़ी दो ना, राधे ने कहा। बस एक और, उसके बाद नहीं, खेत पर जाना है तुम्हें, सुनीता ने हंसते हुए कहा। सर्दी में तिल और गुड़ के लड्डू भी बनते थे। ये लड्डू शरीर को गर्मी देते थे और बहुत पौष्टिक होते थे। रामकलीबाई ने एक दिन तिल के लड्डू बनाए और सभी पड़ोसियों को बांटे। काकी, ये लड्डू बहुत स्वादिष्ट है, पड़ोस की सुशीलाबाई ने कहा। सर्दी में तिल खाना बहुत जरूरी है, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं और ठंड भी नहीं लगती, रामकलीबाई ने बताया। गांव में मूंगफली भी बहुत खाई जाती थी। शाम को लोग अंगीठी के पास बैठकर भुनी हुई मूंगफली खाते थे। मूंगफली भूनने की महक से पता चल जाता था कि सर्दी का मौसम आ गया है। बुधराम काका को गुड़ वाली चाय बहुत पसंद थी। सर्दी में वे चीनी की जगह गुड़ डालकर चाय बनवाते थे। गुड़ की चाय गले के लिए अच्छी होती है और शरीर को गर्मी भी मिलती है, वे कहते थे। सर्दी में गांव में सरसों का साग और मक्के की रोटी भी खूब बनती थी। खेतों में सरसों की फसल लहलहा रही थी। ताजा सरसों काटकर साग बनाया जाता था
ऊपर से मक्खन डालकर और मक्के की रोटी के साथ खाना ये सर्दी का सबसे मजेदार खाना था। आज सरसों का साग बनाऊंगी, सुनीता ने सुबह ही घोषणा कर दी। वाह, मेरा मनपसंद खाना, राधे खुश हो गया। शाम को पूरा परिवार साथ बैठकर सरसों के साग और मक्के की रोटी का मजा लिया। गुड़, अचार और छाछ के साथ ये खाना और भी स्वादिष्ट लग रहा था। गांव में बाजरे की खिचड़ी भी बहुत पसंद की जाती थी। बाजरा सर्दी में शरीर को गर्म रखता है। इसे दाल और सब्जियों के साथ बनाया जाता था। ऊपर से घी डालकर खाने का अपना ही मजा था। दादाजी, ये खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है, गोलू ने कहा। हाँ बेटा, सर्दी में खिचड़ी खाने से पेट भी भर जाता है और शरीर को ताकत भी मिलती है, बुधराम काका ने समझाया। गर्म गर्म पकौड़े भी सर्दी के मौसम में खूब बनते थे। बेसन के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े, पनीर के पकौड़े, हर तरह के पकौड़े। शाम को चाय के साथ गर्म गर्म पकौड़े खाने का अपना ही आनंद था। सूप भी सर्दी में बहुत बनाया जाता था। टमाटर का सूप, मिक्स वेजिटेबल सूप, चिकन सूप। गर्म गर्म सूप पीने से शरीर को तुरंत गर्मी मिलती थी और बीमारी में यह बहुत फायदेमंद होता था। गोमती देवी ने एक दिन गोंद के लड्डू बनाए। गोंद, आटा, घी और गुड़ से बने ये लड्डू बहुत पौष्टिक होते हैं। खासकर महिलाओं के लिए ये बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। ये लड्डू बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन सर्दी में ये खाने से शरीर को बहुत ताकत मिलती है। मेथी के पराठे भी सर्दी में खूब बनते थे। मेथी सर्दी में आसानी से मिल जाती थी और इसके पराठे बहुत स्वादिष्ट होते थे। दही या अचार के साथ ये पराठे नाश्ते में या खाने में खाए जाते थे। सर्दी की लंबी रातों में परिवार साथ मिलकर समय बिताते थे। ये वो समय था जब 3-4 पीढ़ियां एक साथ बैठकर बातें करती, कहानियां सुनती और एक दूसरे के करीब आती। बुधराम काका के घर में हर रात एक छोटा सा जमावड़ा होता था। अंगीठी के चारों तरफ पूरा परिवार बैठता था। बुधराम काका पुराने दिनों की कहानियां सुनाते थे। गोमती देवी स्वेटर बुनती रहती। सुनीता कभी कभी सुई धागे से काम करती थी। राधे अखबार पढ़ता था और गोलू दादा दादी की कहानियां सुनता था। दादाजी, आपके जमाने में सर्दी कैसी होती थी? गोलू ने पूछा। बेटा, उस जमाने में तो सर्दी और भी ज्यादा होती थी, बुधराम काका ने शुरू किया। एक बार तो इतनी ठंड पड़ी थी कि गांव का तालाब जम गया था। हम लोग उस पर चलते थे। आजकल तो इतनी ठंड नहीं पड़ती। सच में दादाजी, तालाब जम गया था? गोलू की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। हाँ बेटा, बिल्कुल सच। मैं तब तुम्हारी उम्र का था। हम बच्चे तालाब पर खेलते थे, बहुत मजा आता था, बुधराम काका ने यादों में खो जाते हुए कहा। गोमती देवी भी अपनी कहानियां सुनाती। जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ सर्दी में हम सभी बच्चों को एक ही रजाई में सुलाती थी। 4-5 बच्चे एक साथ। सबको गर्म रहता था और हम सब साथ होते थे। अब तो हर किसी के पास अपनी अलग रजाई है, सुनीता ने कहा। हाँ, समय बदल गया है, लेकिन उस जमाने की बात ही कुछ और थी, गोमती देवी ने कहा। शाम को परिवार साथ बैठकर कई तरह के काम भी करता था। राधे अपने खेती के हिसाब किताब करता था। सुनीता कभी कभी गोलू को पढ़ाती थी। बुधराम काका अगले दिन की योजना बनाते थे। कल बाजार जाना होगा, बुधराम काका ने कहा। बीज खरीदने हैं, अगले महीने बुआई शुरू हो जाएगी। मैं भी चलूंगा दादाजी, गोलू ने उत्साह से कहा। नहीं बेटा, तुम स्कूल जाओगे, बाजार में बहुत ठंड होती है, सुनीता ने समझाया। कभी कभी पड़ोसी भी आ जाते थे। सब मिलकर बैठते थे और गांव की बातें करते थे। किसान अपनी फसलों के बारे में चर्चा करते थे। महिलाएं अपने घर परिवार की बातें करती थीं। बच्चे साथ खेलते थे। इस साल गेहूं की फसल अच्छी होगी, एक किसान ने कहा। हाँ, बारिश भी अच्छी हुई थी। अगर ठंड ज्यादा ना पड़े तो फसल बढ़िया होगी, दूसरे ने जवाब दिया। सर्दी की रातों में गांव में कभी कभी छोटे मोटे कार्यक्रम भी होते थे। कोई शादी हो या कोई त्योहार, लोग इकट्ठा होते थे। गांव के युवक नाटक करते थे। कोई गाना गाता था तो कोई ढोलक बजाता था। अगले हफ्ते मुन्ना की शादी है, रामलाल ने बताया। सब लोगों को आना है।
जरूर आएंगे, सर्दी में शादियों का मौसम होता है, बुधराम काका ने कहा। गोलू को दादा दादी के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। वे उसे तरह तरह की बातें सिखाते थे, कैसे फसल बोई जाती है, कैसे जानवरों की देखभाल की जाती है, गांव का इतिहास क्या है, रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है। दादाजी, हमारे गांव का नाम रामपुर क्यों है? गोलू ने एक दिन पूछा। बेटा, बहुत साल पहले यहाँ एक राजा राम सिंह रहते थे। उन्होंने इस गांव को बसाया था, इसलिए उनके नाम पर इस गांव का नाम रामपुर पड़ा, बुधराम काका ने समझाया। वाह, तो हमारे गांव की बहुत पुरानी कहानी है, गोलू ने कहा। हाँ बेटा, और ये कहानी तुम्हें भी आगे बढ़ानी है, बुधराम काका ने गोलू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। सर्दी के मौसम में कई त्योहार आते थे। लोहड़ी, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, ये सब सर्दी के त्योहार थे जो गांव में बड़ी धूमधाम से मनाए जाते थे। मकर संक्रांति का त्योहार पूरे गांव में उत्साह से मनाया जाता था। इस दिन लोग तिल और गुड़ के लड्डू बनाते थे और एक दूसरे को बांटते थे। पतंगबाजी का भी आयोजन होता था। गांव के युवा और बच्चे छतों पर चढ़कर पतंगे उड़ाते थे। राधे, मेरी पतंग काट दी तुमने, एक लड़का चिल्लाया। ये तो खेल का हिस्सा है भाई, अब देखो मैं कैसे तुम्हारी पतंग काटता हूं, राधे ने मजाक में कहा। आसमान में रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही थीं। काटा है की आवाजें हर तरफ से आ रही थी। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। बुजुर्ग छतों पर बैठकर ये नजारा देख रहे थे और अपने बचपन की यादें ताजा कर रहे थे। गांव में खिचड़ी भी बनाई जाती थी इस दिन। हर घर से खिचड़ी की खुशबू आ रही थी। दाल, चावल, सब्जियों की मिली जुली खिचड़ी जिसे घी के साथ खाया जाता था। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाना बहुत शुभ माना जाता है, गोमती देवी ने बताया। इससे साल भर सुख समृद्धि रहती है। शाम को गांव के मुख्य चौराहे पर अलाव जलाया गया। लोग उसके चारों तरफ इकट्ठा हुए। कुछ लोग गाने गा रहे थे, कुछ नाच रहे थे। बच्चे अलाव के चारों तरफ घूम रहे थे। ये अलाव ठंड को दूर भगाने के लिए जलाया जाता है, बुधराम काका ने गोलू को समझाया। ये हमें गर्मी भी देता है और हमारी खुशियों को भी बढ़ाता है। महिलाएं पारंपरिक गीत गा रही थीं। उनकी आवाजें शांत सर्दी की रात में गूंज रही थीं। पुरुष ढोलक बजा रहे थे। पूरा गांव एक परिवार की तरह लग रहा था। आओ सब मिलकर प्रसाद ले, प्रधान राम सेवक ने सबको बुलाया। तिल के लड्डू, गुड़ की रेवड़ी, मूंगफली, सबको प्रसाद के रूप में बांटा गया। बच्चे खुशी खुशी प्रसाद ले रहे थे। कुछ हफ्तों बाद लोहड़ी का त्योहार भी आया। इस दिन भी बड़ा अलाव जलाया गया। लोग अलाव में मूंगफली, तिल, गुड़ और पॉपकॉर्न डालते थे और फिर उसे प्रसाद के रूप में बांटते थे। लोहड़ी की शुभकामनाएं। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। नवविवाहित जोड़ों के लिए ये त्योहार खास था। मुन्ना की शादी अभी कुछ हफ्ते पहले ही हुई थी। उसके लिए विशेष आयोजन किया गया। उसकी नई दुल्हन को सजा संवार कर अलाव के पास लाया गया। गांव की महिलाओं ने उसके लिए खास गीत गाए। सुंदर मुंदरी चूठी तेरी कंगना ओए, गीत की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। बच्चों के लिए ये दिन बहुत खास था। उन्हें नए कपड़े मिलते थे, मिठाइयां मिलती थीं और सबसे बढ़कर उन्हें देर रात तक जागने की इजाजत मिलती थी। गांव के प्राथमिक स्कूल में भी सर्दी का खास असर था। स्कूल का समय बदल गया था। पहले सुबह 8 बजे स्कूल शुरू होता था, अब 9 बजे शुरू होता था। सुबह की धुंध और ठंड की वजह से बच्चों को जल्दी आना मुश्किल था। मास्टर राम प्रसाद हर सुबह स्कूल में सबसे पहले पहुंचते थे। वे कक्षा में अंगीठी जलाते थे ताकि जब बच्चे आएं तो कमरा गर्म हो। दीवारों पर शैक्षिक चार्ट लगे थे और बच्चों की कॉपियां जांचने के लिए उनकी मेज पर रखी थी। गुड मॉर्निंग सर। बच्चे एक एक करके आते और अभिवादन करते। गुड मॉर्निंग, जल्दी अंदर आओ और अंगीठी के पास बैठो, बाहर बहुत ठंड है, मास्टर जी कहते। गोलू अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता था। सभी बच्चे स्वेटर, जैकेट, टोपी और मफलर पहन कर आते थे। कुछ बच्चों के हाथ ठंड से लाल हो जाते थे।
सर, मुझे बहुत ठंड लग रही है, छोटी सी लड़की रानी ने कहा। आओ बेटी, यहाँ अंगीठी के पास बैठो, थोड़ी देर में गर्म हो जाओगी, मास्टर जी ने प्यार से कहा। स्कूल में माध्याह्न भोजन का समय भी बच्चों के लिए खास था। सर्दी में गर्म गर्म खाना परोसा जाता था। दाल, चावल, रोटी और सब्जी बच्चे बड़े चाव से खाते थे। आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है, गोलू ने अपने दोस्त से कहा। हाँ, और गर्म भी है, ठंड में गर्म खाना बहुत अच्छा लगता है, दोस्त ने जवाब दिया। सर्दी में खेल का समय थोड़ा कम हो गया था। बच्चे बाहर कम खेलते थे, लेकिन जब धूप निकलती थी तो मास्टर जी उन्हें बाहर ले जाते थे। चलो बच्चों, थोड़ी धूप सेक लें, दौड़ भाग भी करो, शरीर गर्म रहेगा, मास्टर जी कहते। बच्चे खो खो, कबड्डी, पकड़म पकड़ाई खेलते थे। उनकी हंसी और चिल्लाहट से स्कूल का मैदान गूंज उठता था। थोड़ी देर खेलने के बाद सभी को गर्मी लगने लगती थी और ठंड का एहसास कम हो जाता था। सर्दी की छुट्टियां भी आती थी। क्रिसमस और नए साल के आसपास स्कूल में 2 हफ्ते की छुट्टी होती थी। बच्चे बहुत खुश होते थे। मास्टर जी, छुट्टियों में क्या करना है? एक बच्चे ने पूछा। होमवर्क करना है, मैंने सबको कॉपियां दी हैं, रोज थोड़ा थोड़ा काम करते रहना, और हाँ, किताबें भी पढ़ना, मास्टर जी ने समझाया। लेकिन बच्चों को पता था कि छुट्टियों में वे खूब मजे करेंगे, दोस्तों के साथ खेलेंगे, दादा दादी की कहानियां सुनेंगे और त्योहार मनाएंगे। सर्दी का मौसम शादियों का भी मौसम था। ठंड में बारातें आती थी, बैंड बाजे बजते थे और पूरे गांव में खुशियां छा जाती थी। मुन्ना की शादी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में तय हुई थी। पूरा गांव तैयारियों में जुट गया। मुन्ना के घर में रोज कोई ना कोई काम चल रहा था। घर की सफाई, रंगाई पुताई, सामान की खरीदारी। भाई साहब, शादी में पंडाल लगवाना है या नहीं? एक ठेकेदार ने मुन्ना के पिता सुरेश से पूछा। हाँ भाई, बड़ा पंडाल लगवाना है, पूरा गांव आएगा, सुरेश ने जवाब दिया। शादी से 1 हफ्ता पहले से ही रस्में शुरू हो गई। हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, घर में महिलाओं की चहल पहल थी। गीत संगीत का माहौल था। हमारा मुन्ना दूल्हा बन रहा है, मुन्ना की मां आंसू पोंछते हुए बोली। रो मत काकी, ये खुशी का मौसम है, पड़ोस की महिलाओं ने उन्हें दिलासा दिया। शादी की रात बहुत ठंडी थी, लेकिन पंडाल में हीटर लगाए गए थे और अलाव भी जलाए गए थे। बारात शाम 6 बजे आनी थी। पूरा गांव तैयार था। बैंड बाजे की आवाज सुनकर लोग बाहर आ गए। बारात आ रही थी। दूल्हा मुन्ना घोड़ी पर बैठा था। उसने शेरवानी पहनी थी और सर पर सहरा बांधा था। बारातियों ने मोटे कंबल और शॉल ओढ़ रखे थे। वाह, कितनी शानदार बारात है, लोग तारीफ कर रहे थे। दुल्हन का स्वागत द्वार पर किया गया। मिलने की रस्म हुई, फिर सभी को भोजन के लिए बुलाया गया। ठंड के मौसम में गरम गरम पूरी, सब्जी, दाल, चावल, रायता, मिठाई का स्वाद ही कुछ और था। वाह, खाना बहुत स्वादिष्ट है, एक बाराती ने कहा। हाँ भाई, सर्दी में तो खाने का मजा 2 गुना हो जाता है, दूसरे ने जवाब दिया। रात को शादी की रस्में हुई। पंडित जी ने मंत्र पढ़े, अग्नि के सामने फेरे हुए। परिवार के सभी सदस्यों ने आशीर्वाद दिया। खुश रहो बेटा, हमेशा मुस्कुराते रहो। बुधराम काका ने मुन्ना और उसकी दुल्हन को आशीर्वाद दिया। सुबह होते होते बारात विदा हुई। दुल्हन की विदाई बहुत भावुक थी। सभी की आंखों में आंसू थे। बेटी, हमेशा खुश रहना, अपने नए घर को अपना घर समझना, दुल्हन के पिता ने भावुक होकर कहा। जनवरी खत्म होते होते सर्दी अपने चरम पर थी, लेकिन फरवरी की पहली सुबह कुछ अलग थी। धुंध थोड़ी कम थी और हवा में एक ताजगी थी। राधे सुबह सुबह खेत पर गया तो उसने देखा कि गेहूं की फसल की बालियां निकलने लगी थी। दादाजी, बालियां आ गईं। वो दौड़ता हुआ घर आया। बुधराम काका मुस्कुरा दिए। ये बसंत का संकेत है बेटा, अब सर्दी की विदाई होने वाली है। उसी दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। सुबह 10 बजे अचानक तेज धूप निकल आई, ऐसी धूप जो पिछले 3 महीनों में नहीं दिखी थी। लोग अपने घरों से बाहर आ गए। अरे, ये कैसी धूप है? रामकली बाई ने आश्चर्य से कहा। लगता है मौसम बदल रहा है, सुनीता ने कहा। बच्चे खुशी से उछल पड़े। गोलू ने अपना मोटा जैकेट उतार दिया। मां, अब इसकी जरूरत नहीं है। स्कूल में भी उत्साह था। मास्टर जी ने अंगीठी बुझा दी। अब इसकी जरूरत नहीं रही।
उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन असली जश्न तो बसंत पंचमी के दिन हुआ। पूरा गांव पीले रंग में रंग गया। महिलाओं ने पीले सूट पहने, बच्चों ने पीली टोपियां पहनी। खेतों में सरसों के फूल खिल चुके थे और दूर दूर तक सोने की चादर बिछी दिख रही थी। वाह, कितना सुंदर नजारा है, गोलू ने कहा। गांव के मुख्य चौराहे पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने सरस्वती मां की पूजा की, युवाओं ने गीत गाए, महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य किया। हर साल ये दिन आता है और हमें याद दिलाता है कि कठिन समय भी बीत जाता है, प्रधान राम सेवक ने भाषण दिया। उस शाम एक मजेदार प्रतियोगिता हुई। सबसे पहले रजाई हटाने की प्रतियोगिता। हर घर से एक व्यक्ति को रजाई उठाकर धूप में डालनी थी। तैयार हो जाओ, शुरू, प्रधान ने सीटी बजाई। लोग हंसते हंसते अपनी अपनी रजाइयां उठाकर लाए। कुछ लोग इतनी भारी रजाइयां उठाकर लाए कि सब हंस पड़े। अरे भाई, ये रजाई है या भैंस का बोझ, एक व्यक्ति ने मजाक किया। रात को गांव वालों ने मिलकर एक विदाई समारोह किया। ठंड को विदाई। अलाव जलाया गया। लोगों ने अपने मोटे कंबल, टूटे फूटे स्वेटर, पुराने मफलर उसमें डाले। अच्छे कपड़े तो संभाल कर रखे। जा ठंड जा, अगली बार आना तो हम फिर तैयार रहेंगे, बच्चे चिल्लाए। हलवाई हरीश ने सबके लिए खास पीली जिलेबियां बनाई। मिठाई खाते हुए सब अपनी सर्दी की यादें साझा कर रहे थे। याद है जब तेंदुआ आया था, मुन्ना ने कहा। हाँ, और जब हमने चोरों को पकड़ा था, राधे ने जोड़ा। और वो गाजर का हलवा, वाह, गोलू ने कहा। रामलाल ने घोषणा की कि आज से दुकान रात 9 बजे तक खुली रहेगी। लोग ताली बजाने लगे। वाह रामलाल भाई, अब तो जिंदगी पटरी पर आएगी। अगले कुछ दिनों में गांव पूरी तरह बदल गया। दुकानें देर तक खुली, लोग शाम को बाहर टहलने लगे, बच्चे देर तक खेलने लगे। पीपल के पेड़ के नीचे फिर से चाय की चुस्कियों के साथ गपशप शुरू हो गई। खेतों में किसान व्यस्त हो गए। फसल पकने लगी थी। कुछ ही हफ्तों में कटाई शुरू हो जाने वाली थी। इस बार की फसल बहुत अच्छी है, बुधराम काका ने अपने खेत को देखते हुए कहा। सर्दी कठिन थी, लेकिन फसल के लिए अच्छी रही। मार्च आते आते रजाइयां धोकर संदूकों में बंद कर दी गईं। गर्म कपड़े समेट लिए गए। रामू धुनिया ने गांव छोड़ दिया, अगली सर्दी में फिर आने का वादा करके। एक शाम गोलू ने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या अगली सर्दी फिर इतनी ही कड़ाके की होगी? दादाजी ने गोलू के सिर पर हाथ फेरा। पता नहीं बेटा, लेकिन चाहे कैसी भी सर्दी आए, हम रामपुर के लोग उसका सामना करना जानते हैं, साथ मिलकर हंसते खेलते एक दूसरे का साथ देते हुए। और गाजर का हलवा खाते हुए, गोलू ने शरारत से कहा। सब हंस पड़े। उस रात सोते समय गोलू ने अपनी हल्की रजाई में करवट बदली। उसे याद आई वो मोटी रजाई जिसमें वो पूरी तरह घुस जाता था। वो ठंडी सुबह जब उठने का मन नहीं करता था। वो गर्म गर्म समोसे जो मां बनाती थी, दादाजी की कहानियां, अलाव के पास बैठे सब लोग। अच्छा था सर्दी का समय, गोलू ने सोचा। अगली सर्दी का इंतजार रहेगा। और इस तरह रामपुर गांव ने सर्दी को विदा किया। ठंड का कहर खत्म हो गया था, लेकिन यादें बाकी थीं। वो यादें जो हर सर्दी में नई होती हैं, मगर हमेशा खास रहती हैं। गांव में अब बसंत का मौसम था। नई शुरुआत, नई उम्मीदें और नए सपने। लेकिन दिल के एक कोने में हर किसी को पता था, अगली सर्दी फिर आएगी। और जब आएगी तो रामपुर फिर तैयार रहेगा। क्योंकि यही तो है जिंदगी। मौसम आते हैं, जाते हैं, लेकिन गांव, परिवार और प्यार, ये हमेशा रहते हैं। अब आराम से लेट जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सो जाइए। गहरी, शांत, सुकून भरी नींद। शुभ रात्रि।